डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम केशु है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपनी जानकारी देना चाहूँगा। मैं बहुत गरीब परिवार में पला बड़ा। मैं मेहनत करना तो जानता था, लेकिन मेहनत से ज़्यादा पैसे नहीं कमाए जाते, दिमाग से ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं। बचपन में मुझे ये पता नहीं था। मेरे पिता मुझे बहुत पीटा करते थे और कहा करते थे पढ़ाई में ध्यान दो, लेकिन 8वीं कक्षा के बाद मैंने पढ़ना सही समझा ही नहीं। मुझे लगा करता था पढ़कर क्या करना है, काम ही तो करना है, वो बिना पढ़े भी किया जा सकता है। लेकिन वो बात मुझे बाद में समझ में आई कि पढ़कर अच्छा काम मिलता है, बिना पढ़े घटिया काम मिलता है, और पढ़े लिखे आदमी को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, अनपढ़ को बचा खुचा मिलता है। इस तरह मैं अब काम ढूंढने लगा था। काम कोई मिल नहीं पा रहा था, और एक बुरी आदत जो मुझे दोस्तों ने लगा दी थी वो थी तंबाकू और खैनी खाने की आदत। एक तंबाकू की पुड़िया हाथ में रखता, मसाला बनाता और होंठ के नीचे लगा लेता। उससे जो मज़ा मिलता, मेरे होश उड़ जाते। कभी किसी नाली में गिर जाता तो कभी किसी पेड़ पर चढ़कर मैं अपने पिता से बचकर खैनी लगाया करता था। मेरे पिता समझने लगे थे अब ये बुरी आदत मुझे लग गई है जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा। तो मेरे पिता ये सोचने लगे अब मुझे कहीं काम पर लगा दिया जाए। अब पिता से मांग मांग कर कितना तंबाकू खा सकता था मैं। तो पिता ने सोचा अच्छा काम मिलेगा, इसके बाद मैं ये बुरी आदत छोड़ दूंगा। मुझे उन्होंने एक ऐसी जगह काम दिलवाया था ना, वहाँ जैसे महिलाएं मेरे इर्द गिर्द घूमा करती थी। मुझसे ऐसे काम कहा करती थी जैसे सब मुझ पर मरती हैं। मैं उनके लिए काम करता था और ऐसा एहसास हो रहा था बस हर औरत जैसे मेरी तरफ देखती जा रही है एक आस की नज़र से। क्या सोच रहे हैं, मुझे किसी कॉलेज में काम मिला था? नहीं, मुझे एक वृद्ध आश्रम में काम मिला था, और वहाँ पर ये बूढ़ी औरतें जिनकी उम्र 80 से 90 साल थी, वो खाने पीने की चीज़ें बाहर से मंगवाना चाहती थी क्योंकि उन सबको बीमारी थी, और मैं ही था जो ज़्यादा पैसे लेकर बाहर से खाना लेकर आया करता था। उस काम में ठीक ठाक पैसे मिलने लगे थे मुझे, लेकिन वहाँ भी जितने पैसे बनते मैं तंबाकू में उड़ा देता। मेरे जितने ज़्यादा दोस्त थे उन सबको तंबाकू लेकर दिया करता। एक समय मुझे ऐसा लगने लगा था जितना तंबाकू मैं खरीदता हूँ, होंठ के नीचे मैं लगाता हूँ, उससे एक फैक्ट्री तक खोली जा सकती है, अपनी तंबाकू की फैक्ट्री। मैं अब पैसे जोड़ने लगा। मुझे लगा इस तरह जगह जगह काम करके मैं ज़्यादा तंबाकू नहीं खा पाऊंगा, इसके लिए मुझे तंबाकू की फैक्ट्री बनानी होगी। मैं पैसे जोड़ने लगा था। 5 महीने मैंने पैसे जोड़े, और जब उस पैसे का इस्तेमाल मैं करने के लिए लोगों से पूछने लगा कि तंबाकू की फैक्ट्री कितने में लगती है, मैं जब जान पाया तो वो पैसे मैंने तंबाकू में उड़ा दिए। भाई उसके लिए 5 से 10 लाख लगते हैं, और यहाँ तो मैंने 25,000 जोड़ा था, यानी बहुत समय मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। इतना इंतज़ार नहीं कर सकता। उन सब पैसों से मैंने खैनी के कई बड़े बड़े डिब्बे लिए, घर में रखे थे, क्योंकि मैं कमा रहा था। अब मुझे पिता पीट नहीं सकते थे, लेकिन मुझे क्या पता था पिता ने वो सारा तंबाकू खैनी नाली में बहा दिया। मैंने नाली में जब बहता हुआ वो तंबाकू देखा था, बहुत ज़्यादा रोया था। मैं गुस्से में आकर पिता से लड़ने के लिए गया था, लेकिन 2-3 बार ही कुछ कह पाया। उसके बाद मेरे पिता ने एक बेलन से जो मेरे सर पर मारा, मैं बेहोश हो गया। जब मैं उठा फिर से लड़ने की कोशिश की। मैंने माँ को बताया, और इस बार माँ ने वो बेलन मेरे सर पर मारा और मैं फिर से बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे लगा ये मेरी मदद नहीं करने वाले। मैं गली से बाहर निकला। नाली में बहता हुआ वो तंबाकू मैंने चाय की वो छन्नी से छान छान कर निकाला था। क्या हुआ अगर नाली का पानी है? तंबाकू तो तंबाकू ही होता है ना। वो काफ़ी कम तंबाकू था जो मैं छान छान कर बचा पाया था।
जब शाम के वक्त मैंने अपने दोस्तों को वो तंबाकू दिया, वो कह रहे थे इसमें मज़ा नहीं आ रहा, क्या हुआ इस तंबाकू को। मैंने उन्हें सच बता दिया। फिर उन्होंने भी मुझे पीटा। इतने समय से उन्हें तंबाकू खैनी खिला रहा था, तब तो उन्होंने हाथ नहीं उठाया। आज पहली बार नाली वाला खैनी खिला दिया तो मुझे इतना पीट रहे हैं। मेरे ही दोस्त मुझे पीट रहे थे। उनकी संख्या 15 थी, मैं अकेला। मैं उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा और मेरी माँ का दुपट्टा जिसमें मैंने वो खैनी तंबाकू रखा हुआ था, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। खुद को बचाने के लिए उस दुपट्टे को मैं घुमाने लगा और खैनी का जो बड़ा सा हिस्सा था उनके सर से टकराया। इस तरह उन्हें उठा उठा कर पटका था मैंने। खैनी से 15 लोगों को पीटा था। कोई यकीन नहीं करेगा, जितनी खैनी बिखरती मैं उसे होंठ के नीचे दबा लेता। इस तरह और कश सा चढ़ जाता और उन्हें मैं पीटने लगता। 15 लोगों को पीटा था तो वहाँ पूरे इलाके में दहशत हो गई थी कि केशु अब गुस्सैल बन गया है। इसके बाद मेरे गुस्से का शिकार और भी कई लोग हुए। मैं अगले 10 दिनों तक बेवजह लोगों को पीटता रहा। अब इतनी ज़्यादा खैनी थी, मैं क्या करता। मैं ऊपर वाले होंठों पर भी खैनी लगा लेता, नीचे वाले होंठों पर भी खैनी लगा लेता, कानों में भी खैनी फंसा लेता। इस तरह खैनी का कष्ट जब बहुत ज़्यादा चढ़ जाता, जो सामने आता मैं उसे पीट डालता। पीटता जा रहा था, मैं पीटता जा रहा था और 10 दिनों में मुझे केशु से केशु बदमाश कहने लगे थे सब। जब आपको कोई बदमाश कहने लगे तो बदमाशी वाले काम भी मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ कब्जे छुड़वाने, कहीं किराए के मकान पर कुछ लोग कब्जा करके बैठे हैं, उन्हें वहाँ से निकालना, ऐसे कई काम किए मैंने जिनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लिए। अब एक आदमी ने मुझे कहा था कि तेरे पास पैसे तो बहुत हो गए हैं, लेकिन तू कम पड़ा है, ये पैसे तेरे किसी काम नहीं आएंगे। वो मुझे एक तंबाकू की फैक्ट्री खरीद कर देने वाला था, लेकिन उसका कहना था तंबाकू की फैक्ट्री उसी के नाम हो सकती है जिसके पास एक डिग्री हो। मैंने कहा कौन सी डिग्री, मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है। तब उसने कहा एक कॉलेज पास में है, मैं स्कूल के सारी सर्टिफिकेट तेरे सस्ते में डुप्लीकेट बनवा दूंगा, कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी, 3 साल बस तुझे वहाँ पर बिताने हैं, एग्ज़ाम्स हम अपने लड़कों से दिलवा दिया करेंगे, 3 साल बाद तुझे वो डिग्री मिल जाएगी, फिर खोल लेना तंबाकू की फैक्ट्री। मेरी आंखें चमक गई। मैं सोच रहा था तंबाकू की फैक्ट्री मेरी बन गई ना, कितनी ऐश करूँगा। सोचो तो सही, काम करने की ज़रूरत नहीं, लोग लगे हुए हैं तंबाकू की खैनी बनाने के लिए, पैकेट में भरने के लिए, और मुट्ठी भर भर के वो खैनी को होंठों के नीचे दबाया करूँगा। कहाँ कहाँ नहीं खैनी लगाऊँगा, अपनी बगल के नीचे, घुटनों के नीचे, और भी कई जगह जहाँ बता नहीं सकता, हर जगह खैनी की वो पुड़ियाँ दबा दबा कर नशा किया करूँगा। मैं सोच सोच कर हैरान हो गया था। अब मेरे उस साथी ने मेरा एडमिशन उस कॉलेज में करवा दिया, लेकिन एक शर्त थी, मुझे वहाँ हॉस्टल में रहना था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे लिए सबसे अच्छे वाला एक कमरा रखवा दो। उन्होंने एक ऐसा कमरा रखवाया जो काफ़ी छोटा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा, लेकिन बाद में पता चला यहाँ सारे कमरे ऐसे ही हैं। जब मैं पहले दिन गया था, मेरी उम्र 35 साल और वहाँ सब कम उम्र के लड़के। मुझे सब प्रोफेसर कह रहे थे, भले ही मेरे दांत काले हो गए थे, खैनी खा खा कर वहाँ जैसे काले काले निशान बने हुए थे, लेकिन फिर भी सभी मुझे प्रोफेसर कह रहे। जब मैं उस कमरे में रहना शुरू हो गया, फिर सबको समझ में आया मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। वो पहली रात कई लड़के, वो 3rd ईयर के थे, वहाँ मुझे दरवाज़ा खटखटा कर खींच कर बाहर ले गए थे। उन्हें ये पता तक नहीं था मैं हूँ कौन। वहाँ सभी लड़के जो 1st ईयर के थे, उनके सारे कपड़े उतरवाए गए थे, सिर्फ कच्छा पहना हुआ था उन्होंने। वहाँ उनसे मुजरा करवाया जा रहा था और मुझे भी कहा गया था मुजरा करो। मैं केशु बदमाश हूँ, उन्हें पता नहीं था। वहाँ लड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो एक पंखे का पर उतारा मैंने और उस पंखे के पर से 9 बच्चों को इतना पीटा, 9 लड़कों को इतना पीटा, रो रो कर मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। तब उस हॉस्टल में भी मेरा नाम चलने लगा, केशु बदमाश, केशु बदमाश। और जितने भी सीनियर थे, मैंने उनसे कहा था दोस्ती करनी होगी तब माफ़ करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है।
मैंने कहा, दोस्ती की एक शर्त है, खैनी लगानी होगी। सबको खैनी लगवाई थी मैंने और कहा था हर रोज़ यहाँ जो भी रहेगा तंबाकू खैनी खाएगा। अब तंबाकू की सप्लाई मैं किया करता था। कई थे जो इंजेक्शन लगाया करते थे और नशे करते थे। सभी नशे छुड़वाए थे मैंने, खैनी का नशा लगवाया था। वहाँ पर चूना तो हर तरफ बिखरा पड़ा होता, उस चूने को उठा उठा कर सभी खैनी लगाया करते और मुझे केशु बदमाश कहते। 2 महीने इसी तरह से बिता दिए थे। मैं उनसे टांगे दबवाया करता, बाजू दबवाया करता और वो मुझसे अपना काम भी करवाते। कुछ लोगों को पीटना होता, कुछ जगह पर कब्जा करना होता, मैं उनके लिए ये काम करता था। बड़ी इज्जत थी उस हॉस्टल में, बड़ी इज्जत थी उस कॉलेज में। लेकिन कहते हैं हर किसी का बुरा वक्त आता है, मेरा बुरा वक्त भी आया था। मैं इतने हवा में उड़ने लगा था, वो तंबाकू को इस बार मैं हाथ में नहीं रगड़ा करता था। मैं अपनी जांघ पर रख के लगभग 100 ग्राम तंबाकू हाथ से रगड़ा करता था। इतनी मुट्ठी भर के मुंह में डाला करता था, कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन सुरूर इसी में मिला करता था। इस बार भी वो सुरूर लेकर मुंह पूरा तंबाकू से भरा हुआ और वो लड़के मुझे कहीं पर लेकर जा रहे थे। उन्होंने कहा था पास में एक मंदिर है, उसे डरावना मंदिर कहा जाता है। वो चाहते हैं कि वहाँ घूम कर आएं। उस मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं होता, उसे पुराना डरावना मंदिर कहा जाता है। वो मुझे वहाँ ले जाना चाहते थे, तस्वीरें खिंचवाना चाहते थे, मेरे साथ फ़ोटोशूट करना चाहते थे। उनके साथ रात के 9 बजे वहाँ पर गया था मैं वहाँ खड़ा हो गया, वो तस्वीरें खींचते गए। उसके बाद मुझे गुस्सा आया, 3-4 लड़कों को मैंने वहीं पर पीटा और मुंह में मुट्ठी भर के खैनी दबा दी। तब वो मदहोश हो गए, पता नहीं कैसी हरकतें करने लगे थे। उनके सर आपस में ही टकरा रहे थे, उनसे चला नहीं जा रहा था। अब उनके सामने शेखी भगाड़ने के लिए मैं सीधा उस मंदिर के अंदर चला गया। वो मुझे मना कर रहे थे, जूते लेकर मंदिर के अंदर मत जाओ, ये भयानक मंदिर कहा जाता है, भूतों का मंदिर। मैंने कहा मैं खुद एक भूत हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता। मंदिर में जाने के बाद भी मुझे कुछ नहीं होगा। और ये कौन सा किसी भगवान का मंदिर है? कह तो रहे हैं सब ये भूतों का मंदिर है, भूतों ने बनाया था अपनी पूजा करवाने के लिए। शायद इसीलिए मेरा अंदर जाना सही ही तो होगा। मैं मंदिर के अंदर खड़ा हो गया और उसके बाद पुरानी खैनी का मज़ा नहीं आ रहा था। वहीं पर खैनी थूकी थी मैंने। अब एक और मुट्ठी भर के खैनी मुंह में ठूंस ली थी। फिर से सुरूर होने लगा और वहाँ मैं जितने शब्द मुंह से निकालता उतनी बार खैनी बाहर गिरती। अब खैनी खाता ही मैं इतनी था कि मुंह खोलने पर खैनी गिरेगी ही ना। वहाँ खैनी ही खैनी दीवारों पर चिपकी हुई दिख रही थी मुझे और सुरूर पूरा। मैं बेहोश सा होने लगा था। आज पूरा दिन कुछ ज़्यादा खैनी खा ली थी मैंने, ज़्यादा चूना लगा लिया था मैंने। वहीं पर बैठ गया बिल्कुल बीच में और मुझे नहीं पता था इस मंदिर के बीच एक तलवार सी बनी हुई है, उससे पीठ सटाकर मैं बैठा था और कोई भी इर्द गिर्द नहीं था। वो सब लड़के अंदर आने से डरते थे। भले ही आसपास तस्वीरें खिंचा रहे थे, लेकिन अंदर आने से हर कोई डरता था। भूतों का मंदिर कहते हैं इसे, मैं नहीं मानता। 15-20 मिनट सुरूर चढ़ा रहा और फिर उठकर मैं कहने लगा, चलो चलो कमरे में चलते हैं। कहाँ गए सब? वहाँ कोई मौजूद नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। अब जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा, ऊंची ऊंची आवाज़ें लगा रहा था, कहाँ गए सब? कहाँ चले गए कमीनों? मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं हॉस्टल कैसे जाऊँगा? कल बताऊँगा, कोई बात नहीं। केशु है क्या चीज़, कल बताऊँगा सबको। आज फिर से सबका मुजरा होगा। ये कहकर मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा था और अब मेरी जेब भी खाली। कमीने जेब से सारे खैनी के पैकेट लेकर भाग गए थे। अब मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा और मुंह वाली खैनी मैंने थूक दी। पहली बार ऐसा लग रहा था मुंह खाली है, कुछ नहीं है वहाँ पर। तलब सी होने लगी थी, कुछ छोटी सी खैनी ही मिल जाए। आसपास दुकान है क्या कोई? पर्स तो मेरी जेब में है। आगे मैं बढ़ने लगा था, लेकिन ये धार्मिक इलाका था, यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ मिलने वाली नहीं। मैं यकीन नहीं करता, लेकिन लोग तो यकीन करते हैं ना।
ये सोचकर मैं इर्द गिर्द ढूंढने लगा कोई दुकान। वहाँ ढाबा था, रेस्टोरेंट था, चाय पीने के लिए टपरी बनी हुई, लेकिन तंबाकू नहीं मिल रहा। लोग भी पागल हैं। ये खाना पीना इतना ज़रूरी थोड़े ना होता है, तंबाकू ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब क्या करूँ मैं? वहाँ भटकता भटकता अब मैं दोबारा उस मंदिर के पास से गुजर रहा था, क्योंकि सड़क अब दूसरी तरफ थी। वहाँ से मुझे कोई ऑटो रिक्शा मिलेगा। अब उस मंदिर की एक तरफ एक आदमी खड़ा हाथ में ताली मार रहा। मैं समझ गया ये तंबाकू साफ कर रहा है। फिर मैंने देखा वो तंबाकू को रगड़ रहा। मैं भी केशु बदमाश हूँ। उसने हाथ से पुड़िया फेंक दी थी। मुझे अब समझ में आ गया ये आखिरी तंबाकू है जो उस पुड़िया में था। इसके पास भी और तंबाकू नहीं होगा, इसे तो मैं लगाने नहीं दूंगा। भाग कर मैं उसके पास गया और उसके पास जाकर मैं कहने लगा, ओ छोटे, इधर पकड़ा तंबाकू, तू नहीं ये मैं लगाऊंगा। उसने कहा, तुम क्यों लगाओगे, ये तो मेरा है ना। मैंने एक घुमाकर चमाट उसके मारी, उसका हाथ भी पकड़ लिया ताकि वो गिरे, तंबाकू ना गिरे। मैंने उसके हाथ से तंबाकू पकड़ा और सीधा अपने होंठ के नीचे लगा लिया और कहा, याद रखना चमाट मारी किसने थी, केशु बदमाश, बदला लेना हो तो हॉस्टल में आ जाना। ये कहकर मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। 4 ही कदम आगे बढ़े थे। अमूमन यूँ तंबाकू होता है ना, उसका पानी जब मुंह में निचोड़ता है तो धीरे धीरे वो नशा सा होने लगता है। यहाँ नशा नहीं हो रहा था, मेरा होंठ जैसे जलने लगा था। धीरे धीरे जलन बढ़ती जा रही थी, गला भी जलने लगा। होंठ से इतनी तेज जलन कि मुझे वो तंबाकू थूकना पड़ा। मैं भागा जा रहा सड़क पर, मुंह में जलन हो रही। कमीने ने तंबाकू की जगह मिर्ची पकड़ा दी थी। सारा होंठ जला कर रख दिया। होंठ में छाले से हो गए थे, लेकिन जलन इतनी ज़्यादा, मैं पानी ढूंढ रहा। वहाँ मुझे एक छोटा हैंड पंप मिला। मैं हैंड पंप मारता गया, पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा। अब मैं क्या करूँ? नीचे पहले किसी ने हैंड पंप मारा हुआ था, पानी एक खड्डे में खड़ा था। जल्दी से उस पानी को मुंह में डाला। उसके बाद जाकर वो जलन से छुटकारा मिला था और वहीं पर बैठ गया, उसको गालियां निकालने लगा। लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं था, भाग गया था कमीना मुझे मिर्ची वाला तंबाकू देकर। वो तंबाकू भी नहीं, मिर्ची की पुड़िया ही जैसे मेरे होंठ के नीचे लगी हुई, थूकता जा रहा। फिर से कुछ देर बाद वो जलन होती, मैं फिर से मुंह में पानी डाल लेता। पूरा मुंह जल रहा था। ऊपर से वो तलब तंबाकू की, वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। अब उस सड़क पर ना कोई गाड़ी आ रही, ना कोई ऑटो आ रहा। अब जलन कम हुई थी। मुझे लगा मुझे हॉस्टल में जाना होगा, इसीलिए चलकर मैं रास्ता नापने लगा। रास्ता इतना लंबा। अमूमन मैं किसी न किसी की बाइक के पीछे बैठ जाया करता था। मेरी जेब में मोबाइल भी नहीं था, मैं किसी को बुला भी नहीं सकता था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा, और यकीन कीजिए जब मुझे गुस्सा आता है मैं बहुत लोगों को पीटता हूँ। कल तो कॉलेज में सबकी पिटाई होगी, लाइन लगाऊंगा सबकी लाइन। चलता चलता मैं आगे बढ़ रहा और किस्मत देखिए मेरी, आगे एक टपरी दिखी मुझे। ये टपरी थी तंबाकू गुटके की टपरी। बहुत समय से गुटका नहीं खाया, अब तंबाकू के साथ मिक्स करके गुटका खाऊंगा। भागता हुआ गया मैं, सीधा उस टपरी के पास खड़ा हो गया और वहाँ एक गंजा मोटा आदमी बैठा हुआ पान बना रहा, और मैंने उसको सर पर टपली मारकर कहा, ओ मोटे, जल्दी से निकाल खैनी, सबसे अच्छी वाली निकाल जो महंगी है और मज़ा आ जाए। सीधा 5 पुड़ी देना, 5 पुड़ी, 5 खोल के एक बार मुंह में डाल लूँगा। इसके बाद मैंने जेब से 100 रुपये का नोट निकाला, लेकिन जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसने पत्थर वाला वो सेंधा नमक मेरे आगे रख दिया और कहा, पीसो इसे। मैंने कहा, अबे सेंधा नमक नहीं मांगा बे, खैनी मांगी है, खैनी, चल जल्दी से खैनी निकाल। वो घूरता हुआ मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, सेंधा नमक पीस जल्दी कर। मैं अब गुस्से में आ गया, अबे मोटे, यहीं पर पिटेगा ना तू, रुक रुक, मैं ना लकड़ी पकड़ता तेरे सर पे मारूंगा, तेरे सर के 2 टुकड़े कर दूंगा। लेकिन वो अपनी टपरी का वो बाहर वाला दरवाज़ा खोलकर बड़े प्यार से बाहर आया, लेकिन उस मोटे ने इतनी खींच कर चमाट लगाई ना मेरे, मैं पीछे जा गिरा। अब जैसे खैनी का नशा तो पहले से उतरा हुआ था,
अब एक अजीब सा दर्द मेरी गाल पर हो रहा और एक कान से टी की आवाज़ आ रही। उसने मुझे धरती पर ला दिया था। मोटा ताकतवर लगता है, लेकिन मैं भी केशु बदमाश हूँ, पीटूंगा बहुत ज़्यादा। मैं अब खड़ा हो गया और उसको कहने लगा, तूने केशु बदमाश से पंगा लिया है, अब देख तेरा क्या बनता है। और वो मोटा पान वाला भी कहने लगा, बना मेरा क्या बनाएगा, बनाना तो तुझे उस पत्थर सेंधा नमक का मसाला होगा, चुपचाप पीसने लग जा वरना बहुत पीटूंगा। मैंने छलांग लगाकर उसकी वो टकली खोपड़ी के ऊपर अपनी कोहनी देने की कोशिश की, लेकिन मेरी बाजू उसने रास्ते में ही पकड़ ली और हवा में घुमाकर मुझे टपरी की एक तरफ मारा। वहाँ एक नाला था, नाले में ही जाकर गिरा था मैं, और मेरे आगे वाले 2 दांत वहाँ पड़े पत्थर से टकराए थे। ऊपर वाला दांत तो एक टूट ही गया, अंदर की तरफ चला गया गले में, और मैं खांस रहा बाहर निकालने के लिए, लेकिन उसे निगलना पड़ा। मुंह में दर्द हो रहा था और अंदर गुस्सा भरा हुआ था। फिर से मैं वो नाले के पानी में लिपटा हुआ उसके ऊपर जैसे छलांग लगाने के लिए आया। वजन कम होना भी नुकसानदायक होता है। वो मोटा हिल तक नहीं रहा था, मैं धक्का मारता वो हिलता तक नहीं, लेकिन उठाकर मुझे फिर से नाले में फेंका। दूसरा दांत भी तोड़ दिया मेरा। अब 2 बार पिटने के बाद मुझे लगा पहले से डराना होगा ताकि ये हमला ना करे। मैंने उठते ही कहा, केशु बदमाश, मैं पीटता नहीं, जान से मार देता हूँ। अब तो तुझे जान से मारूंगा। देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। बुलाता हूँ अपने आदमियों को, भीड़ बनाकर आएंगे यहाँ, भीड़। देख गाड़ियाँ आएंगी हाथ में तलवारें घुमाते घुमाते। देख तुझे काट काट के मारूंगा, मांग ले माफ़ी। और वो मेरे करीब नज़र झुका कर आया। मुझे लगा अब फंसा, अब मैं करवाऊंगा इससे काम। नाली में पहले तो इसका सर दूंगा, तब जाकर मानूंगा। वो नजरें झुकाकर करीब आया। मुझे लगा माफ़ी मांगने वाला है। छाती से पकड़ा, मेरी पैंट से पकड़ा, फिर से हवा में उठा लिया और उस नाले में फिर से दे मारा मुझे। इस बार मेरा सर पत्थर से टकराया और मैं रोने लगा था। बहुत समय से किसी ने ऐसे पीटा नहीं था। मेरे पिता पीटा करते थे। रोता रोता मैं खड़ा हुआ और वो मोटा कहने लगा, जब वो आएंगे तब आएंगे। सेंधा नमक उस तरफ पड़ा है, हाथ साफ कर और सेंधे नमक को पीसना शुरू कर, जल्दी कर। अब मैं क्या करता? मैं कुछ नहीं कर सकता था। चुप करके वो पान की टपरी के पास गया। खैनी की पुड़िया की तरफ देखकर मैं उसे कहने लगा, भाई एक पुड़िया दे दे। वो लगा के चाहे जो करवाना है करवा दे, देख एक पुड़िया तो दे दे। और उसके बाद उसने मेरे सर से बालों को पकड़ा और खींच डाला। उसकी उंगलियों में बाल फंसे हुए थे और मेरी चीख निकली। मैं चुप कर गया और वो कहने लगा, जल्दी से पीस। उसने मुझे बड़ा पत्थर सा पकड़ा दिया था गोल, उसके सहारे मैं सेंधे नमक को मार मार कर पीस रहा। टक टक टक। मैं बार बार सेंधा नमक पीस पीस कर 3 बड़े बड़े पत्थरों का पूरा मिश्रण सा बना दिया था। वो पिसा हुआ नमक उसके सामने था और वो हंसता हुआ, बहुत अच्छे, काम तो बहुत अच्छा करते हो, बस ये बदमाशी छोड़ दो। मैंने कहा, बदमाशी कैसे छोड़ दूं, यही तो मेरा काम है। उसके बाद वो हंसता हंसता मुझे वो 2 पुड़िया पैकेट पकड़ा कर कहने लगा, अब पकड़े से और खिसक यहाँ से। मैंने हाथ में वो पुड़िया भी पकड़ी भी नहीं थी। वो मोटा रंग बदलने लगा था। धीरे धीरे उसका रंग काला होता गया। उसकी चमड़ी पतली होती गई, शरीर की हड्डियां दिखने लगी। वो पतला हो रहा था। कमाल की बात है, 1 मिनट में वो हड्डियों का ढांचा बन गया था। और वो पान की टपरी, वहाँ कोई भी पैकेट नहीं था खैनी का, ना कोई गुटका। वहाँ तो हड्डियाँ ही हड्डियाँ थी। और नीचे जो मैंने मसाला सा बनाया था पीस कर सेंधे नमक का, वो भी जैसे हड्डियों का चूर्ण सा लग रहा था। मैं आंखें मलता रह गया और वो हंसने लगा और हंसकर कहने लगा, आजा तुझे खैनी खिलाता हूँ, आजा। वो मेरे पीछे भागने लगा और मैं आगे आगे। वो हड्डियों को जैसे बिखेर कर भागा था, खुद हड्डियों का ढांचा। फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि भूत ऐसे होते हैं। पहली बार भूत देखा था जो खैनी बेचता है, लेकिन वो दिखने में खैनी होती है, असली नहीं। हाथ में पकड़ाई 2 पुड़िया हड्डियां बन गई थी, जिसे रास्ते में छोड़कर जो मैं भागा,
सड़क पर मैं इसी तरह से आगे भाग रहा। मेरे दांत टूटे हुए, सर से खून बह रहा, मुंह से खून बह रहा और मैं इसी तरह आगे की तरफ भाग रहा। खैनी की तलब भी बहुत बुरी थी। बहुत दूर निकला मैं, तब जाकर उससे पीछा छुड़ा पाया। फिर मैं ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। मैं भगवान पर यकीन नहीं करता था, लेकिन पहली बार जैसे मैंने भगवान का शुक्रिया किया कि मुझे बचा लिया। फिर से मैं आगे बढ़ने लगा। अब मुझे लग रहा था कोई भी आदमी मिला मुझे, चाहे बाइक पर हो चाहे गाड़ी पर हो, उसे रुकने के लिए कहूँगा, बदमाशी दिखाऊंगा, लेकिन जल्दी से हॉस्टल पहुँचूंगा। कहीं वो हड्डियों का ढांचा, वो मोटा दोबारा पीछे ना आ जाए, फिर मैं बच नहीं पाऊंगा। मुझे पीछे से आती हुई एक बाइक दिखी जिस पर एक पतला सा लड़का, शायद किसी कॉलेज में पढ़ता होगा, पीठ पर बैग टांगा हुआ, वो दिखा। मैं बिल्कुल सड़क के बीच में आ गया। उसे रोकने के लिए बाजू भी ऊपर कर ली थी। वहां से निकल कर जाने नहीं दूंगा उसे। हो सकता है ये हमारे कॉलेज का कोई लड़का हो, वो तो जानता होगा ना केशु बदमाश को रुकेगा। मैं हाथ इधर उधर लहराता रहा। वो काफी तेज था, मेरे बहुत करीब आया। पहले तो उसने बाइक की रफ्तार धीमी कर ली, मुझे लगा रुकने वाला है। करीब आकर उसने तेज की और सीधा मुझसे टकराया। उसने तो हेलमेट पहना था, लेकिन मेरा सर तो इसी तरह था ना बिना हेलमेट के। उसका हेलमेट, मेरा सर। वो टक की आवाज़ आई थी और मैं पीछे गिरा बेहोश। कुछ समय बाद जब मुझे होश आया, सर में दर्द हो रहा और उसके बाद सामने वो लड़का। क्या हुआ सर, आपको कुछ हुआ? धीरे धीरे आंखों के सामने वो अंधेरा छंटा और उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। फिर वो कहने लगा, सर आप बीच में क्यों आए? आपको पता है ना अंधेरे में कोई बाइक नहीं रोकता। मैंने उसका गला पकड़ा और उसको कहा, रोकेगा, तेरा बाप भी रोकेगा, अबे तेज क्यों की तूने? फिर मैं खड़ा हुआ और उससे बात करने लगा कि मुझे वहाँ हॉस्टल जाना है। उसने कहा, मैं हॉस्टल नहीं जाने वाला। मैंने कहा, देख यार, प्यार से कहता हूँ, छोड़ा मुझे। अब मैं बदमाशी दिखाना नहीं चाहता था। पता नहीं आज बदमाशी दिखाकर जो बुरा हाल हुआ है, मैं दोबारा नहीं चाहता। उसके बाद उसने मुझे बाइक के पीछे बिठा लिया। जो काम प्यार से करवाया जा सकता है, वो काम बदमाशी से नहीं करवाया जाता। समझ में आ गया। मैं बाइक के पीछे बैठा था। जो उसने बैग अपने पीठ के पीछे टांगा हुआ था वो काफ़ी मोटा था, इसीलिए बाइक में पीछे बड़ी छोटी सी जगह मिली थी। ज़्यादातर तो मेरी पीठ बिल्कुल पीछे जैसे बाइक से लटकी हुई थी, थोड़ी दर्द करने लगी थी, लेकिन जहाँ जाना है वो जगह भी तो नज़दीक है। अब वो लड़का काफ़ी बातूनी सा लग रहा था। पूछ रहा था, सर कौन है आप? वो कॉलेज में पढ़ाते हैं आप? मैंने कहा, नहीं, मैं पढ़ता हूँ। फिर वो हंस कर कहने लगा, इस उम्र में भी पढ़ते हैं? क्या हुआ सर, शादी वादी नहीं हुई? मैंने कहा, वो बात नहीं है, मुझे डिग्री चाहिए, इसीलिए मैं वहाँ पढ़ता हूँ। बार बार वो मेरा मजाक बनाता रहा, लेकिन आज जिस तरह से मैं पिट कर आया था, उसका मजाक छोटा लग रहा था। फिर उसने एक काम की बात की, क्या सर कुछ खाएंगे पिएंगे, सिगरेट पिएंगे? मैंने कहा, नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता, बुरी आदतें मुझे नहीं है। फिर वो हंसकर कहने लगा, खैनी 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 खाएंगे? मैंने कहा, हाँ हाँ, खैनी खाता हूँ मैं। और वो हंसकर मुझे कह रहा था, तो खाइए ना, रोका किसने है? मैंने उसको कहा, अबे होती तो खा नहीं रहा होता, नहीं है मेरे पास, तेरे पास है तो बता। उसने कहा, हाँ पीछे बैग में है, बहुत खैनी है, काफ़ी पैकेट है, बड़ा मज़ा आता है। तंबाकू लगाने में जो मज़ा है किसी और चीज़ में नहीं है। पीछे बैग से निकालिए, पीछे वाली जिप खोलिए। जैसे ही मैंने पीछे वाली जिप खोली, मैंने हाथ बीच में डाला। अब वहाँ काफ़ी सामान था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भी ऐसा खैनी का पाउच हो। वहाँ बड़े बड़े पैकेट लग रहे थे, लेकिन उन सब पैकेट के बीच में एक पैकेट खैनी का, जिसे देखते ही आंखें चमक गई। मन में इतनी खुशी थी, मैं किसी का धन्यवाद नहीं करता, लेकिन उस लड़के का किया था। थैंक यू यार, थैंक यू, इसके लिए तरसा पड़ा था यार। खैनी मिल गई, अब जल्दी से लगाता हूँ, पीछे से हाथ मलता हूँ। तब वो आगे से कहने लगा, ध्यान रखिए, खैनी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, मैं कहता हूँ फेंक दीजिए इसे। मैंने कहा, पागल है, फेंकूं क्यों? लगाऊंगा ना, तू खाना चाहता है तो बता, आधी तुझे देता हूँ बना के। उसने कहा, नहीं सर, बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए जैसे कि आपने कहा था। मैं कहता हूँ फेंक दो खैनी। मैंने कहा, नहीं फेंकूंगा। इसने कहा, फेंक दो खैनी। मैंने कहा, नहीं फेंकूंगा।
जैसे ही मैंने अपनी उंगलियों से वो पिसी हुई खैनी अपने होंठ के नीचे लगाने की कोशिश की, उसने वो मोटरसाइकिल मेन सड़क से उतारकर सीधा वो जंगली इलाके में घुसानी शुरू कर दी। उबड़ खाबड़ इलाका और मैं पीछे उछलता हुआ। एक तो उसकी बाइक की स्पीड भी 40-50 से ऊपर थी और ऊपर से जंगल में बीच में चलाता आ रहा। बार बार ऐसा लग रहा कि इस पेड़ से टकराएगा, उस पेड़ से टकराएगा। वो झाड़ियाँ हमारी टांगों को छील रही थी। मैं चीखता हुआ अपनी उंगलियों में वो खैनी, उसे भी छोड़ नहीं रहा। और वो इतना तेज, खैनी फेंक दो सर, खैनी खाना अच्छा नहीं होता। वो बस बाइक को घुसाता गया उस जंगल में। बार बार ऐसा लगता अब मरे अब मरे। मैं बाइक के पीछे बैठा हूँ जब मेरे कई दोस्तों ने 120 की स्पीड से भी बाइक चलाई है, लेकिन ये 40-50 की रफ्तार इतनी डरावनी थी। मैं चीख रहा था डरा हुआ, उंगलियों से वो खैनी नहीं छोड़ रहा। एक बार तो एक ऐसा खड्डा आया कि जिसमें वो बाइक का टायर टकराया और मेरे हाथ से खैनी बिखर गई। मैं रो रहा था खैनी के लिए, लेकिन मैं लगभग 4 से 5 फुट उस बाइक से ऊपर उछला था। उसका वो बैग मैंने पकड़ा हुआ था, उसे खींचकर दोबारा सीट पर आ गया। वो बाइक को धीमा करने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके बाद कहीं ना कहीं तो वो बाइक रुकती ही ना। एक ऐसे ही खड्डे में आगे वाला टायर फंसा और हम दोनों जमीन पर। वहाँ पत्थर थे, झाड़ियाँ थी, कांटे वाले पौधे थे। बीच में घिसटता हुआ आगे जाकर एक पेड़ से टकराया। टक की आवाज़ मेरे सर पर आई थी। मैं बेहोश। कुछ समय बाद जैसे मेरी आँख खुली, वो सब कुछ याद आया। मैं देखने लगा कहाँ है वो बाइक वाला। ना वो बाइक नज़र आई, ना वो लड़का नज़र आया। मैं जंगल के बीच था, अकेला। वहाँ जो कीड़ों की आवाज़ आ रही थी ना, वो और ज़्यादा डरा रही थी। यहाँ से निकलने का रास्ता तक पता नहीं, और मेरी एक टांग भी मुड़ गई थी। वो जब मैं घिसटा था ना, कपड़े भी एक तरफ से फट गए और घुटने पर एक पत्थर लगा था, जिस कारण लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ 1 घंटे तक भटकता रहा था मैं। तब जाकर वो सड़क नसीब हुई थी। जब मैं उस सड़क पर पहुँचा, सामने से आती हुई एक जीप दिख गई। ये जीप कुछ लड़कों की थी जो कॉलेज में पढ़ते थे, मुझे जानते थे, और मुझे देखते ही उन्होंने वो जीप रोकी और मुझे सल्यूट मारा। मैं उस जीप पर बैठ गया था और मैं रो रहा था, और वो पूछ रहे क्या हुआ। मैं अब उन्हें क्या बताता। रात गई, बात गई, जो भी हुआ वो पीछे रह गया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा था, किसी के पास खैनी है क्या, तंबाकू की पुड़िया, कोई चूने वाला तंबाकू दे दो, आज तो दिमाग खराब हुआ पड़ा है। सबने अपनी जेबों में हाथ मारा, लेकिन किसी के हाथ कोई तंबाकू की पुड़िया नहीं आई। उसके बाद वो शराब की बोतल आगे की तरफ करके कहने लगे, शराब पियो सर। मैंने कहा, अबे मैं तुम्हें शराबी नजर आता हूँ? मैं शराबी या नशेड़ी नहीं हूँ, बस तंबाकू खाने की ज़रा सी आदत है मुझे। तंबाकू है तो बताओ। किसी के पास तंबाकू नहीं था। मुझे उन पर गुस्सा था। मैंने वहाँ हर किसी को तंबाकू की लत इसीलिए लगाई थी कि मुझे कभी मजबूरी में ज़रूरत पड़े तो हर किसी की जेब में तंबाकू की पुड़िया हो। लेकिन अब किसी के पास तंबाकू की पुड़िया नहीं थी। मैं मजबूर सा। वो जीप लेकर जैसे ही हॉस्टल में पहुँचे थे, वहाँ एक तरफ उन्होंने जीप लगाई। मैं हॉस्टल के अंदर घुसा। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं तब आवाज़ लगाकर कहने लगा, अबे कहाँ हो? ये क्या किया है हॉस्टल में? पूरी तरह से अंधेरा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ज़रा सी रोशनी हुई थी वहाँ पर, और वो 5-7 लड़के अंदर आकर मुझे घेर कर खड़े हो गए। सर, आप तंबाकू खाएंगे? मैंने कहा, हाँ खाऊंगा, लाओ जल्दी से तंबाकू लाओ, मुझसे रहा नहीं जाता। उन्होंने तब जेब से एक एक करके पत्थर निकाला। मैंने कहा, ये क्या? मैंने ध्यान दिया, ये सेंधा नमक था, पत्थर वाला सेंधा नमक। और उन्होंने वो सेंधा नमक जो मेरी पीठ पर, मेरे सर पर, मेरे कंधे पर मारना शुरू किया। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था। हॉस्टल में जान पहचान वाले बहुत थे, कोई ना कोई तो बचाएगा ना। वो सेंधा नमक मार मार कर उसका जैसे मसाला बना रहे थे मेरे ऊपर। मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। ज़ख्म जितने ज़्यादा मेरे शरीर पर थे, वो नमक उतना ज़्यादा चुभ रहा था।
एक तो मेरी पीठ पर बैठ गया। वो चमाटे लगाए जा रहा था। फिर से मेरा रोना निकाल दिया। पीट पीट कर मुझे खड़ा किया उन्होंने, और वो भी मैं अपनी टांगों पर नहीं खड़ा था, उनके कंधों पर खड़ा था। फिर वो मुझसे पूछने लगे, तंबाकू खाना है या खैनी खानी है? रोता रोता मैं कहने लगा, जो तुम दो, मुझे वही खाना सही लगेगा। मारो मत मुझे, पहले से बहुत जख्म हुए पड़े हैं, कोई कमीना आ क्यों नहीं रहा बचाने के लिए। जब मैंने ये कहा, उन्होंने ज़मीन पर फिर से लिटाया। फिर से मुक्के चमाटे मारते गए, कपड़े तक फाड़ दिए उन्होंने। कुछ देर पीटा, मैं चीखता रहा। फिर से मुझे कंधे पर उठा लिया, एक एक करके, जैसे कोई लाश कंधे पर उठाई जाती है ना अर्थी के समय, वैसे मुझे कंधों पर उठाकर पूछने लगे, खैनी खाओगे या तंबाकू खाओगे? मैं अब रो रो कर कह रहा था, कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो मुझे। ये कहा मैंने, और तब एकदम से उन्होंने कंधे एक तरफ किए और मैं पटैक करके ज़मीन पर गिरा। ज़मीन पर गिरते ही मेरा सर ज़मीन से टकराया और मैं बेहोश। जब मुझे होश आया, आंखें इस तरह मैं मल रहा, अंधेरा हट नहीं रहा, कहीं मेरी आंखों की रोशनी तो नहीं चली गई, ये सोचकर मैं डर रहा था। ध्यान से देखा मैंने बाहर की तरफ। दरवाजे के बाहर वाली वो रोशनी नजर आ रही। मैं जल्दी से बाहर की तरफ भागा। मेरे कपड़े फटे पड़े थे, दर्द शरीर के हर अंग पर हो रहा था। बाहर पहुंचा और देखा मैंने, ये टूटी फूटी सी जगह थी, खंडहर सी। पीछे मुड़कर देखा, ये हॉस्टल को क्या हो गया? ये हॉस्टल नहीं था, ये वो मंदिर था। वही मंदिर जहां जाने के बाद ये सब होना शुरू हुआ है। मैं फिर से वहां पर आ गया था और अब मुझे लग रहा था सच में ये भूतिया मंदिर है। जो मेरे साथ हो रहा है, मैं पहले कभी यकीन नहीं करता, लेकिन अब भुगत रहा हूँ। मैं तड़प रहा था। मुझे तलब लगी थी तंबाकू की, लेकिन अब लगा तंबाकू ही परेशानी की जड़ है। मैं मंदिर से दूर भागने की कोशिश करने लगा। तभी एक आदमी मंदिर के पास हाथ की ताली बजा रहा। वो हाथ में तंबाकू को मसल रहा था। मन कर रहा था रुकूं, कहूं उसे कि मुझे तंबाकू दे दो। ये वो वाला आदमी था जिसने मुझे मिर्ची दी थी। होंठ पर मिर्ची लगाई थी मैंने और मैं तड़पा था। मुझे लगा इससे बदला तो लेना चाहिए। ये कमीने ने मुझे बहुत तंग किया था, इसे तो पीटता हूँ। ये तो अकेला है ना, अगर ये वो भूत भी है तब भी एक भूत तो पिटेगा। जल्दी से मैं उसके पास गया और मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, पीटना चाहता था। मैंने छलांग लगाई भागते हुए। घुटना मेरा आगे की तरफ था। हमेशा मैं ऐसे करता हूँ, जब सामने कोई मजबूत हो तो आप भाग कर आओ, अपना घुटना ऊपर की तरफ उठाओ और छलांग लगाओ। वो घुटना मारो उसकी छाती पर, गिरेगा वो पीछे। यही करने के लिए मैं भाग कर आया। घुटना ऊपर किया, मैंने लगाई छलांग और वो एकदम पीछे हो गया। वो घुटना सीधा नीचे पड़े पत्थर से टकराया और एक टक की आवाज़ आई थी, हड्डी टूटने की आवाज़। और वहाँ नीचे मैं तड़प रहा, मैं चीख रहा, हाय हाय। मेरी हड्डी टूट चुकी थी और मदद करने वाला कोई नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने घुटने को संभाला। अब यहाँ से उठकर तो जाना ही था ना। ये वही घुटना था जिस पर पहले भी चोट लगी थी, और चोट लग गई। और ये टक की आवाज़, कौन सी हड्डी टूटी है मेरी, मैं पता नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो हंसता हुआ कहने लगा, तंबाकू खाओगे? अच्छी तरह से रगड़ दिया है, खाना चाहोगे? अब मैं दर्द से कराह रहा था। मुझे पता है दर्द होता है तो तंबाकू बहुत अच्छा होता है। मैंने उसको कहा, मिर्ची तो नहीं दोगे, तंबाकू ही है ना? उसने दिखाया वो तंबाकू ही था। मैंने कहा, दो तंबाकू, दे दो, दर्द कुछ कम हो जाएगा। और उसके बाद उसने ऐसे रगड़ रगड़ कर मेरे होंठ के नीचे तंबाकू लगाया, लेकिन उसने मेरे होंठ को उंगलियों से पकड़ लिया तंबाकू के साथ। मेरे होंठ को खींचा उसने और मैं उसके पीछे पीछे। वो मुझे घसीट रहा था होंठ के सहारे, और घसीटता घसीटता मंदिर के अंदर ले गया। मेरा होंठ खींचकर उसने फाड़ दिया था, तंबाकू भी वो कमीना खींच कर ले गया।
होंठ में तंबाकू नहीं और होंठ से मेरे खून निकल रहा। घुटना मेरा टूटा हुआ, कपड़े मेरे छिले हुए। चीख चीख कर वहां से बचना चाहता था मैं। अब मैं भागा बाहर की तरफ। मैं मंदिर से बाहर निकला और लंगड़ा लंगड़ा कर भाग रहा। मुझे नहीं पता हड्डी टूटने के बाद चला जाता है या नहीं, लेकिन वो टांग काम नहीं कर रही थी। फिर भी मैं कदम आगे बढ़ाता बढ़ाता वहां से दूर जाना चाहता था। अब मैं किसी से कोई तंबाकू नहीं मांगूंगा। तंबाकू ही जड़ है इस मुसीबत की। मैं बस किसी तरह वहां से दूर निकला, सड़क तक पहुंचा। जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा, मुझे लगा अब मैं किसी अपने पर यकीन नहीं करूंगा, सब भ्रम है। चलकर मैं हॉस्टल तक जाना चाहता था। रास्ते में एक अजीब सा ठेला मिल गया। ये जुगाड़ू ठेला था। पीछे तो जैसे ठेले जैसा हिस्सा, आगे आधा कटा मोटरसाइकिल लगा हुआ। यहाँ सब्जी बेचने वाले इसी तरह से आते हैं। और मैंने उसको इशारा किया, मुझे आगे छोड़ दो, बहुत चोट लगी है, मेरी मदद करो। उसने अपनी वो बाइक रोकी। मैं इंतज़ार कर रहा था वो कब कहेगा तंबाकू खाओगे। जैसे ही वो ये कहेगा, मैं भागूंगा वहाँ से। तंबाकू का नाम सुनूंगा तो भागना शुरू कर दूंगा। उसने सवाल नहीं किया। उसने मुझे ठेले के पीछे लिटा लिया। उसके बाद वो बाइक बड़ी तेज़ चलाता गया। वो मुझसे जानना चाहता था क्या हुआ। उसे लग रहा था मुझे किसी चोर लुटेरे ने पीटा है। और मैंने भी यही कहा, हाँ बहुत पीटा, लूट के चले गए। अब मुझसे सवाल मत पूछो, मैं बहुत ज़ख्मी हूँ। हॉस्टल छोड़ दो, वहाँ किसी से मदद मांगूंगा। उसने कुछ नहीं किया। बड़े आराम से मुझे हॉस्टल में छोड़ा था। मुझे लगा अब खुशी हुई। अब मैं किसी भ्रम में नहीं जी रहा, असलियत में जी रहा हूँ। वहाँ लंगड़ाता लंगड़ाता हॉस्टल के उस सिक्योरिटी गार्ड के पास गया था। मुझे देखते ही कहने लगा, केशु भाई क्या हुआ? मैंने कहा, क्या बताऊं, छोड़, कल बताऊंगा। अब मुझे इलाज चाहिए। मैं अंदर जाना चाहता हूं, मुझे हॉस्टल में जाने दो। मुझे किसी डॉक्टर से मिलवाओ, कोई डॉक्टर यहाँ पे बुलाओ। वो मुझे कंधों पर उठाकर मेरे कमरे में लेकर गए और उसके बाद वहाँ भीड़ लगी हुई थी। कई लड़के वो देख रहे थे आखिर मुझे हुआ क्या। मैंने देखा कई लड़के थे जो हाथ में तंबाकू लगा रहे थे, मसल रहे थे। मेरा मन कर रहा था कह दूं एक पुड़िया लगा दो मेरे होंठ के नीचे, अब छोटी सी ही लगा दो, लेकिन मैंने कहा नहीं। इतना ज़्यादा डरा दिया उस मंदिर ने कि तंबाकू से डर लगने लगा था। फिर भी मन में था ये रात निकल जाए, ये रात निकल जाए बस। वहाँ एक डॉक्टर आया और उस डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। उसने कहा, तुम्हें चोट ज़्यादा लगी है, इससे आराम मिलेगा। धीरे धीरे आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। अगली सुबह जब नींद खुली थी, टांग पर पट्टी की हुई थी, सर पर पट्टी और साफ सफ़ेद कपड़े। रोशनी दिखी मुझे, सूरज की रोशनी, और तब लगा, हे भगवान मैं बच गया, हे भगवान मैं बच गया। कितनी भयानक रात थी। कई लड़के मेरे इर्द गिर्द बैठे थे। वो पूछ रहे थे, केशु भाई कौन मिला आपको, किसने बदमाशी दिखाई, बताओ, सब मिलके पीटेंगे। और मैं उनको कहने लगा, छोड़ो, कोई बहुत बड़ी गैंग वाला था, तुम नहीं जानना चाहोगे। ये अंडरवर्ल्ड वाले थे। तुम्हें लगता है छोटा मोटा बदमाश मुझ पर हाथ उठा सकता है? वो सब मान गए थे कि मुझ पर किसी अंडरवर्ल्ड के आदमी ने अटैक किया है। असलियत में किसे बताता, शर्मिंदा था मैं। बस चुपचाप वहाँ बैठा रहा। वहाँ कई लड़के जेब में खैनी लिए और एक की जेब में जब मुझे खैनी दिखी, वो सूरज की रोशनी बता रही थी मैं मुसीबत से निकल चुका हूँ। उसके बाद मैंने उठने की कोशिश की, मैं उठ पा रहा था, टांग में दर्द कम था। वो रात को डॉक्टर आकर टांग पर प्लास्टर चढ़ाकर जा चुका था। मैं लंगड़ाता लंगड़ाता उठकर बाहर की तरफ गया और फिर कहने लगा, धूप में मुझे थोड़ी खैनी दो, थोड़ा तंबाकू और ज़्यादा वाला, पूरा मुंह ठूंस दो, मेरा नशा सा टूटा पड़ा है, जल्दी दो। वहाँ सब लड़कों ने जेब में एक एक पैकेट रखा था। एक एक पैकेट निकाल कर अपने हाथ में ज़रा सी चुटकी बनाकर कह रहे, लो लो केशु भाई ये लो। मैं उन सबको कह रहा, कमीनों, इतने से काम नहीं बनेगा, मुट्ठी भर के बनाओ, मुंह में ठूंसनी है, इतने से काम नहीं बनेगा, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद वो इधर उधर देखने लगे। हर किसी के पास ज़्यादा खैनी थी ही नहीं। मैंने कहा, मेरे वो अंदर वाले ट्रंक से निकालो, वहाँ तो कई पुड़ियाँ रखी हैं मैंने।
जैसे ही उन्होंने ट्रंक खोला वहाँ कोई पुड़िया नहीं थी। मुझे गुस्सा आने लगा। जल्दी से मुझे खैनी ला कर दो, वरना इतना पीटूंगा, सबको मार दूंगा, अंडरवर्ल्ड चला दूंगा। बहुत गुस्सा है, खैनी ला कर दो, खैनी। तभी पास वाले कमरे से एक आवाज़ आई, भाई यहाँ बहुत खैनी है, मुंह क्या भरना है, हर जगह भर देंगे आपकी, आ जाओ इधर। लंगड़ाता खैनी की लालच में मैं दूसरे कमरे में गया। कोई लाइट नहीं जल रही थी। ऐसा लग रहा था पर्दे लगाए हैं, अंधेरा किया है कमरे में। ये कौन है जो इस कमरे में आया है? जैसे ही कमरे के अंदर गया मैं, उन्होंने पीछे से दरवाज़ा लगा दिया। शायद छिपकर खैनी लगाते होंगे। तब उस अंधेरे में मैं कह रहा था, कहाँ हो, खैनी लगाओ, खैनी दो मुझे, मुट्ठी भर के खैनी दो मुझे। और जैसे ही मैंने ये कहा, पूरे अंधेरे में जो चमाटे पड़ी मुझ पर, ऐसा लग रहा था कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है। नज़र नहीं आ रहा था कोई। लेटा कर पीटा और मेरे कपड़े फटने की आवाज़ें। कहाँ से कपड़े फट रहे थे मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन वो कमीने फाड़ के कपड़े पीछे मार रहे। एक ने डंडा मारना शुरू किया। उस डंडे के ऊपर जैसे कांटे लगे हुए मेरे पिछवाड़े पर वो डंडा मार रहा। वो बेरहम इतनी जोर से मार रहा कि वो सुइयां चुभने का दर्द असहनीय था। मैं चीख पड़ा और उन्होंने जैसे ही मुझे छोड़ा, मैं बाहर की तरफ भागा। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ दरवाज़ा नहीं था। बाहर निकला, ये रात का वक्त था। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा। ऊपर मुझे चांद नजर आया। मैं उस मंदिर के बाहर था। ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? सवाल बहुत सारे थे, जवाब नहीं था मेरे पास। वहाँ पर मैं ज़मीन पर गिर गया था और पीछे से निकल रहे कई लोग। वो इंसान नहीं थे, वो प्रेत थे, वो भूत थे। अजीब काले से चूले फटे हुए, कुछ की आंखें ही नहीं थी, कुछ के सर कटे हुए थे, हाथ उनके भरे हुए थे, झोले थे, हाथ में झोले सफ़ेद रंग के, और उन झोलों में क्या था मैं नहीं जानता। वो भीड़ बाहर निकली थी, चारों तरफ से घेर लिया था मुझे और कह रहे थे, तंबाकू खाओगे, खैनी खाओगे? मैंने हाथ जोड़ के कहा, नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा, मैं जिंदगी में कभी हाथ तक नहीं लगाऊंगा। लेकिन वो नहीं मान रहे थे। मेरे शरीर पर जख्म ही जख्म थे, सुइयां चुभी हुई थी, जैसे छील डाला था मेरे शरीर के हर अंग को, कपड़े फाड़ डाले थे। मुझे ज़मीन से लिटा दिया उन कमीनों ने। मेरा मुंह नीचे की तरफ था। वो झोले से निकाल रहे थे तंबाकू, हाथ भर के तंबाकू। उन्होंने वो तंबाकू मेरे जख्मों पर रगड़ना शुरू किया। मैंने वो कहावत बहुत बार सुनी है, जख्म पर नमक छिड़कना। यहाँ जख्म पर तंबाकू छिड़का जा रहा था और वो कमीने मेरी पीठ पर तंबाकू रख के रगड़ रहे। जैसे ही चूना डालते मेरी चीख निकल पड़ती। पूरी पीठ, मेरे पाँव से लेकर मेरे सर तक उन्होंने वो तंबाकू और चूना रगड़ा। ऐसा रगड़ा मैं चीख रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो मान नहीं रहे। खा तंबाकू खा तंबाकू खा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से छोड़ा मुझे। मेरे पीछे भाग रहे और मैं लंगड़ाता भाग रहा। शरीर पर कपड़े नहीं बचे थे। उन्हें कपड़े थोड़े ना कहा जा सकता है जो फटे हुए लटके हुए होते हैं। शरीर का कोई अंग ढका हुआ नहीं था। हर जगह चूना और तंबाकू मला हुआ था। उन्होंने शरीर से तंबाकू की वो महक, या कहूँ वो डर की बदबू आ रही थी। मैं भाग रहा सड़क की तरफ। बड़ी मुश्किल से सड़क पर पहुंचा था और वहां घेर कर उन्होंने फिर से पीटना शुरू कर दिया। मेरे मुंह में इतना तंबाकू ठूंसा, मेरा गला भी बंद और एकदम बेहोशी सी छा गई। मैं उस सड़क पर नंगा था जब सुबह मेरी नींद खुली। चारों तरफ कुछ लोग, कुछ औरतें अपना मुंह ढांके हुए और पुलिस वाले चमाटे मार मार के उठा रहे। उन्होंने मुझे पकड़ा और उसके बाद मुझे वो लॉकअप में ले गए। मुझे लॉकअप में डाला गया और वहाँ पर मुझसे वो पूछ रहे क्या कर रहा था वहाँ।
मैं क्या बताता। पहले भी कई बार पुलिस स्टेशन आ चुका था, कई बार धमकियां मिली थी, बदमाशी छोड़ दो। अब वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने लॉकअप में मुझे जो पीटा उल्टा लिटाकर मैं बता नहीं सकता। उनके पास लुची तलवार सी होती है, उसे वो पट्टा कहते हैं। वो जहां उन्होंने मारा आपको भी पता है, तो बताने की जरूरत नहीं। वो मारते गए। पहले 5-7 पटों का तो दर्द हुआ, फिर दर्द नहीं हुआ। एक लहर सी उड़ती, शरीर के अंदर फैल जाती। जब मुझे उन्होंने नीचे रखा था, मैंने कहा सब कुछ मैंने किया है, मैं मानने को तैयार हूँ। मैं ही ओसामा हूँ, मैं ही हूँ वो सारे आतंकवादी, वो सब कुछ मैंने किया। मैं वही हूँ जो आप कह रहे हैं। बस मारिए मत, सजा दीजिए जो देना चाहते हैं। हंस रहे थे वो। उसके बाद वो पता नहीं कौन कौन से केस मुझ पर डालने की बातें कर रहे, और मुझे पता था मैं नहीं बचूंगा। तब एक कांस्टेबल मेरे पास आया, उसे शायद मुझ पर तरस आ गया था। वो बूढ़ा आदमी था। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटे बहुत जालिम है ये, अच्छा हुआ तूने मान लिया, वरना पीट पीट के तुझे मार डालते। डर मत, जब कोर्ट में जाएगा मुकर जाना कि ये सब तूने नहीं माना, लेकिन जो तूने जुर्म किए हैं वो मान लेना बेटे। तू बाहर आ जाएगा, ये तुझे फिर से पकड़ लेंगे। जो जुर्म तूने किए हैं वो कबूल लेना, बाकी से मना कर देना, बाकी सब मना कर देना। मैंने कहा ठीक है, आप जैसा कहते हैं। उसने मुझे पानी दिया था, खाने के लिए दिया था, बाकी सब मना कर रहे, लेकिन वो खाना लेकर आया था। अपने वो बासी चावल दिए थे उसने। शरीर पर मैंने कहा कपड़े पहना दो, उसने कहा नहीं, शायद ये दोबारा पीटना चाहे तुझे। मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। पता है ना, जब पटे पड़ते हैं आप बैठ नहीं सकते। खड़े होकर खाना खाया था मैंने। उसके बाद वो मेरे पास आकर कहने लगा, तुझे दर्द हो रहा होगा। मैंने कहा हाँ। उसने कहा दर्द कम करने के लिए कुछ दूं? मैंने कहा दर्द कम करने के लिए क्या दोगे, कोई दवाई? उसने जेब से तंबाकू की पुड़िया निकाली और हाथ में रख के कहने लगा, मैं तो ये लगाता हूँ, इससे दर्द नहीं होता, बड़ा मजा आता है। दूं तंबाकू? दूं? कितना दूं बता, एक पुड़िया दूं? मैं उसकी तरफ देख के हाथ जोड़कर कहने लगा, माफ कर दो, ये तंबाकू मेरे पास मत लेकर आओ, दूर ले जाओ इसे, दूर ले जाओ। मैं तंबाकू को जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। ये चीज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। दूर कर दो तंबाकू, दूर कर दो मुझसे। मैं उसको गालियां दे रहा था, जा तंबाकू ले जा यहां से। वो दूर चला गया। जैसे ही वो पीछे जाता गया, वहां अंधेरा बढ़ता गया, पूरे कमरे में अंधेरा। वो लॉकअप नहीं, वही जगह थी मंदिर की। बाहर खड़ा वो कांस्टेबल नहीं, एक काले रंग का प्रेत था। तब वो प्रेत हाथ में ताली बजाकर कहने लगा, लोगे तंबाकू, जरा सा खाओगे? मैंने हाथ जोड़े और कहा, कभी नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो गलती की मैं समझ गया। ये मंदिर में मैंने तंबाकू छोड़ा ना, थूका तंबाकू, माफ कर दो, कभी तंबाकू नहीं खाऊंगा, पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगा, माफ कर दो। और सामने से वो गायब हो गया। मुझे लगा था मैं इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैंने उठकर चलने की कोशिश की, मेरी टांगें चल रही थी, लेकिन दर्द हो रहा। हड्डी जैसे ठीक थी, लेकिन अंदर तक दर्द हो रहा। शरीर छिला हुआ हो ऐसा दर्द हो रहा, लेकिन शरीर पर कोई निशान नहीं, पूरी तरह से ठीक। जब मैं बाहर निकला, वो लड़के इधर उधर पड़े हुए, कोई तंबाकू खा रहा, कोई शराब पी रहा। ये वही रात थी जब वो मुझे यहाँ लेकर आए थे। मुझे देखते ही वो कहने लगे, अरे केशु भाई, केशु भाई, केशु भाई, आप अंदर चले गए? अंदर भूत प्रेत कहते हैं होते हैं, कुछ दिखा तो नहीं? मैंने हाथ जोड़कर कहा, कुछ नहीं दिखा मेरे भाई, चलो हॉस्टल, चलो हॉस्टल, मुझे हॉस्टल जाना है मेरे भाई। मैंने एक एक करके उनके पांव पकड़े, मुझे हॉस्टल लेकर जाओ। और वो हैरान, आखिर मुझे क्या हो गया, मैं बदल कैसे गया? वो दिन आखिरी था जब मैंने तंबाकू खाया था। तंबाकू की पुड़िया देखकर शरीर में सिसरन सी फैल जाती है। ऐसा लगता है बस वो आ जाएंगे, नंगा लिटाएंगे, मलेंगे तंबाकू और ठूसेंगे कहाँ कहाँ, मैं बता नहीं सकता।
मैंने हॉस्टल छोड़ दिया और उसके बाद मैं काम करने लगा इज्जत वाला। बदमाशी तो मैं छोड़ना पहले भी चाहता था, उन्होंने अच्छे तरीके से छुड़वाई। नजरें नहीं उठती मेरी किसी के सामने, हर कोई मुझे प्रेत लगता है। आज भी सोचता हूँ अगर कोई मेरे सामने आकर कहेगा खाओगे तंबाकू, मैं मना करूँगा, बस गलती से भी मुंह से हाँ ना निकल जाए। हो सकता है ये दिन भी ढले और रात उस मंदिर में निकले और वो फिर से करे मेरी सर्विस। मैं बहुत बुरी तरह से ये सबक सीखा था कि तंबाकू नहीं खाना है। मैं चाहूँगा आप भी इस बला से दूर रहिए, ये दिमाग खराब कर देती है। और अगर अब भी आपको तलब है तंबाकू खाने की, बताइए, मेरे दोस्त पुड़िया लेकर आएंगे, क्या आप खाना चाहोगे?